हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट व्हाई फ्रांस एंड स्वीडन आर बर्निंग टुगेदर। आप इन दोनों ही नेशंस को देखोगे तो ये यूरोपियन नेशंस हैं जो बेसिकली आप देखोगे तो लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, साथ साथ में डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फंडामेंटल्स हैं, पीस वगैरह को रिस्टोर करने की बात करते हैं। और उन नेशंस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीज अभी बर्न कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मैसिव लेवल पे देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा फ्रांस में किस तरीके से कंटिन्यू हुआ, आपको देखने को मिलेगा कि रायट्स हो रहे हैं। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि लेसन्स भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रिलीजियस एंगल भी दिया जा रहा है इस्लाम के साथ में कन्वर्ट करके। इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी प्रोटेस्ट भारत में होता है प्रोटेस्ट कल्चर किस तरीके से है, क्योंकि अगर सेम इंसिडेंट अगर ये भारत जैसे कंट्री में होता तो फिर ये हिपोक्रेसी जो होती वेस्टर्न नेशंस की वो इस प्रकार से प्रेशर बनाते कि हाँ मानो इंडिया जो है वो सेक्युलरिज्म के पाथ को, जो कि भारत बहुत बेहतरीन ढंग से फॉलो करता आया है, उसको वो सिखाने लगते कि इस एंगल से नहीं, भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो अनसेफ हैं, तमाम प्रकार की बातें होती। तो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है तो प्लीज उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश जैसा कि करते हैं तो यहां पर भी करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ आप देखेंगे ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इसी के साथ साथ में बेसिकली ये 17 साल का जो लड़का है नाहिल नाम का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो ओरिजिन है प्रोटेस्ट का वो होता है जस्ट बिकॉज कि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 27 जून होता है पेरिस का शहर, तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा फ्रांस में कि ये लड़का जो है वो कार ड्राइव कर रहा होता है, और जब उसको पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश करती है तो ये मानता नहीं है और फिर ये आगे बढ़ जाता है और वापस से पुलिस पीछा करती है, ट्रैफिक में उनको पकड़ लेती है, फिर वहां पर रोकती है, फिर से ये एक्सीलरेटर पे पैर रखता है और फिर उस वक्त पुलिस के बंदूक से गोली चलती है और उसी वक्त इस लड़के की मौत हो जाती है। अब बात यह है कि क्या सिर्फ मतलब रोकने भर से अगर वो ना रुके और पुलिस बंदूक चला दे तो ये अपने आप में एथिक्स है? क्या पुलिस ऑफिसर्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि ये सेंसिटिविटी को हैंडल कर सकें? दूसरी बात है कि क्या इस लड़के को, जो फ्रांस जैसी नेशन में आप देखोगे 18 साल से कम उम्र के लड़के को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है, तो फिर इसको मिला कहां से? और अगर मिला तो ऑलरेडी आप देखोगे ऐसा नहीं है कि ये जो लड़का है ये ऑलरेडी भी 4 से 5 बार पुलिस ने इसको डिटेन कर रखा था, जुवेनाइल सेंटर्स में भी गया था। तो कहीं ना कहीं डिटेन इन द सेंस कि ये इस तरीके से इसको कवर किया गया कि चलो मतलब कहीं ना कहीं बार बार पुलिस ने इसको समझाने की भी कोशिश करी। तो ये आप देखोगे तो इस बार भी शायद इसको यही फियर था कि हाँ लीगैलिटी से बचने के लिए कि फाइन वगैरह ना हो, जुडिशरी का चक्कर ना काटना पड़े, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो लड़का है ये आपको प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से फ्रांस में प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो लड़का है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अल्जीरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। अल्जीरिया आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये हमारा प्यारा भारत, और अल्जीरिया अगर आप देखेंगे तो आपको अफ्रीका लेकर के चलना होगा, ये अफ्रीका आ जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। तो ये आप देखेंगे अल्जीरिया और फ्रांस आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है वो नेशंस काफ़ी ज़्यादा पास हैं। तो जो भी ये कॉलोनाइजेशन पावर्स हैं, फ्रांस पहले जब एक कॉलोनाइजेशन चलाता था तो अल्जीरिया उसमें से एक था। तो ये जो अल्जीरिया का लड़का है ये फ्रांस में जाकर के रहते थे, इनकी माता ही इनके साथ रहती थी, इनके पिता नहीं थे, और ये वहाँ पर मतलब काम भी करते थे। खैर वो लॉ ऑफ द लैंड का हमेशा पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए तो फिर उसका भी देख रेख होना चाहिए था। और इस तरीके से इसको कहा जा रहा है, ये अल्जीरिया जो है वो 97% जो है वो सुन्नी इस्लाम के लोग भी रहते हैं वहां पर। तो इस तरीके से आप इसको मतलब अगेन, और साथ साथ में एक और कंट्री हम यहाँ पे देखेंगे जो स्वीडन है, आप इसको अभी मैप में देख सकते हैं। इस कंट्री के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्वीडन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर भी मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका भी हम कारण जानते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, और ये है स्वीडन का। स्वीडन बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर इस इंसान ने जो है वो जो इस्लाम का रिलीजियस बुक है कुरान, उसको इन्होंने मतलब फाड़ा और इसके बाद में बर्न करना भी मतलब इन्होंने कोशिश किया। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब एक मैसिव लेवल पे एक पूरे पर्टिकुलर जो रिलीजन है मेजॉरिटी में आप देखोगे तो उसको अभी मतलब जो एक बिलीफ होता है, जो एक ट्रस्ट होता है इस सिस्टम में, जो अपने आप में एक श्रद्धा होती है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मतलब प्रोसेस करना चाहते थे इसके लिए इन्होंने पुलिस से अप्रूवल लिया, पुलिस वहां की डिनाई कर दी। बाद में स्वीडन के कोर्ट में जाते हैं, स्वीडन का कोर्ट जो है उनको अप्रूवल दे देता है, और फिर इसके बाद आप देखोगे क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी के मतलब भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है, किसी को तकलीफ नहीं होती है तो ठीक है, और फिर वो इस हरकत को अंजाम देते हैं। नाउ इसके बाद में प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं 57 मुस्लिम नेशंस, वो सारे मिलकर के इस चीज का विरोध कर रहे हैं।
चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। और इस तरीके से आप देखेंगे तो स्वीडन भी अभी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें स्वीडन की आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वो कंट्री है जो अपने आप में कई सारे इंडेक्सेस में टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ के पैरामीटर्स हो, लेकिन अभी के लिए आप देखेंगे तो ये है। तो कहीं ना कहीं पूरा यूरोप को हम लिंक करने की कोशिश की है कि आपको प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी बीच आप देखेंगे तो जो फ्रेंच पुलिसमैन है जिनको गोली जिन्होंने मारा था, ऑलरेडी उनको डिटेन कर लिया गया है और उन्होंने माफी भी मांगा नाहेल के परिवार से। तो उनको कहीं ना कहीं $1 मिलियन उनके नाम पे जो है वो रेज किया गया है एक फंड। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑल्दो जाहिर सी बात है कि पुलिस किसी को जानबूझकर तो नहीं मारेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर दोनों के लिए एक बैलेंस होना जरूरी होता है कि आप मतलब या तो आप एक सिविलियन के पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें और सिविलियन को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप जो ट्रैफिक है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं वर्स्ट पार्ट तो ये है कि अगर नाहेल अगर यहाँ पे नहीं रोका है कुछ मतलब बाई डिफॉल्ट अगर किसी तरीके से किसी और को कोई तकलीफ हो जाती, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है फ्रांस में जहां पे 86 लोगों की मौत हो गई थी। एक ट्रक जो था ड्राइवर वो रैंपेंट तरीके से आगे बढ़ता चला गया जिसको मतलब उसने सुना नहीं था। तो अगेन ये पुलिस का भी एक अकाउंटेबिलिटी होता है लोगों की सुरक्षा का। हालांकि इसको अगेन जोड़ा जा रहा है कि डू द फ्रेंच प्रोटेस्ट्स हैव एनीथिंग टू डू विद इस्लाम। तो अगेन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस चीज को वो लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाहेल जो है वो बेसिकली अल्जीरिया से है और अल्जीरिया हमने आपको बताया कि 97% जो है वो मुस्लिम आपको देखने को मिल जाएंगे सुन्नी के। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको ये तुल दिया जा रहा है कि ये इमिग्रेंट्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा वहां से आते हैं, रेसिज्म का शिकार भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रांस वो कंट्री है जो अपने आप में आप देखेंगे फ्रांस का फुटबॉल टीम आप देखोगे तो उसमें आप फुटबॉल टीम का तस्वीर आप देखोगे तो उसमें कोई आप देख के बोलेंगे ही नहीं कि यहाँ पे भेदभाव होता है रंग के आधार पे, डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे आप देख के कहेंगे ही नहीं। फ्रांस उसके लिए जाना जाता है, तो बहुत सुंदर कंट्री है, लेकिन उसके पीछे का जो पास्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से फ्रांस में आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि देखिए सारी चीजें शांत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो उसके पीछे का कारण है कि फ्रांस ने एक नया इमिग्रेशन बिल लाया है। और उस बिल में बेसिकली ये है कि पहले क्या होता था कि इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट है उनको अगर चैलेंज करना होता था तो वो कहीं ना कहीं 12 जगहों पर जा सकते थे, लेकिन अब वो महज 4 जगहों पर ही जा सकते हैं। तो उनका जो पावर है वो रिड्यूस करने की बात करी गई है, ठीक है। तो इस वजह से वो इमिग्रेंट्स जो हैं वो इसी बहाने अपना जो गुस्सा है वो प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं आप इमिग्रेंट्स की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेलते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि लगातार अप स्प्रिंग्स होते आए हैं, चाहे आप ट्यूनिसिया देखें, चाहे आप अरब स्प्रिंग्स देखें, आप मतलब सीरिया जैसी कंट्री आप देखें, यमन जैसी आप कंट्री देखें, इराक जैसी आप कंट्री देखें, तो हर जगह पे टाइम एंड अगेन अपराइजिंग्स होता आया है। तो लोग वहां के जब असुरक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है वो यूरोपियन कंट्रीज उस हिसाब से सपोर्ट भी देती हैं, तो वो वहां जाना सुरक्षित समझते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं अगर वो वहां भी जाएंगे और इस प्रकार की तस्वीरें होंगी तो वो चिंता का विषय होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैप में ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया है और ये आप रिलेट कर सकते हो ब्लैक लाइव्स मैटर जो यूएसए में चला आ रहा था, कि मतलब कहीं ना कहीं जो रंग को लेकर के भेदभाव की नीति है उस तरीके से जहां पे यूएस में इसको लेकर के भी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। और ये अब एक कम्युनिज्म का भी मतलब कहीं ना कहीं ओपन कर देता है कि क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनका जो कोलोनाइजेशन है तो ये अब कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सरकार जो है वो डोमिनेट करता हुआ आपको दिख रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोगों के पावर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने की बात, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि भारत भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं मॉनसून सेशन जो आ रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे ये कहा जाता है कि जो राज्य है वो प्रमोट कर सकता है कि जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं भारत में अलग अलग, उन सबके लिए एक कॉमन पर्सनल लॉ होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन लॉ होना चाहिए जिसमें सब गवर्न होंगे। और यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि अब ये प्रोटेस्ट अगर उन कंट्रीज में हो रहा है, जब हम भी इस तरीके से चीजों को लेकर के बात करेंगे तो हो सकता है भारत में भी उस लेवल पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत मेजोरिटी जो मतलब है लोगों में वो एक कंफ्यूजन है, लोग इस तरीके से उसको टारगेट करते हैं कि हिंदू कोड बिल है, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो इस तरीके से उसको गलत पोर्ट्रे भी कर ले जाते हैं। तो ये चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब क्लियर करने की जरूरत है, इसका क्या प्रोस होगा क्या कॉन्स होगा, चीजों को समझने की जरूरत है। रिफॉर्म्स टाइम एंड अगेन होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका अपना पर्सनल बिलीफ होगा, लेकिन जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हो तो आपको उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब मानना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने दिखाया कि पीएम जो है वो कॉल करते हैं नेशन वाइड प्रोटेस्ट। ये पीएम कौन? पाकिस्तान के, क्योंकि ये डॉन जो है वो अखबार आप पाकिस्तान का देखेंगे। तो ये प्रोटेस्ट ऑन फ्राइडे के अगेंस्ट होली कुरान का जो डेसिक्रेशन हुआ है स्वीडन में उस तरीके से। तो इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यूएन भी जो है वो स्वीडन का जो कुरान बर्निंग स्टंट हुआ है उसको लेकर के भी मतलब वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं।
और इसी के बाद में आप देखेंगे तो ईरान जो है वो अपना एम्बेसडर भी नहीं भेजेंगे स्टॉकहोम में इस इंसिडेंट के बाद में। और इसी के साथ साथ में टर्की भी कंडेम करता है कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट को स्टॉकहोम में, और इसको एक हीनस एक्ट का दर्जा वो दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ क्रिश्चियन कुरान जब बर्निंग आपको देखने को मिल रहा है तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज अब जो है उनको भी थ्रेट्स मिल रहा है। और पाकिस्तान जो है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं स्वीडन इंसिडेंट में, और स्वीडन जो है उसको मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो मतलब आप देख रहे हैं कि कंडेम पूरे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है और इस देश की सुंदरता जो है वो इस तस्वीर में आपको देखने को मिल जाएगी कि ऐसे इंसिडेंट्स जब भारत में होते हैं, ऑलरेडी हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि उसको एक अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो भारत के जब भी हम बात करते हैं, भारत वो देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के भाई भाई उस तरीके से यहाँ उस लोगों को वो लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि यहाँ जब नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है तो आप देखेंगे कि इस नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में यहाँ पे कुरान को भी रिसाइट किया गया है, और वहाँ पर सभी लोग जो हैं वो मिल करके उस श्रद्धा के साथ में बैठे हैं और उस ऊपर वाले के आस्था में वो यकीन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी सेक्युलरिज्म का बात आता है, वेस्टर्न मीडिया तुरंत इंडिया के ऊपर क्वेश्चन उठाती है कि हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं वो अनसेफ हैं, लेकिन इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकता है कि जो दुनिया के सबसे अपने आपको सुरक्षित कहने वाले मुल्क हैं स्वीडन और फ्रांस, अगर वहां पर हालत ये है, हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं जरूर कुछ बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ भी जो इमिग्रेंट्स होते हैं रोहिंग्या वगैरह जो म्यांमार से हैं, तो उस चीज़ को भी हमको लेकर के होना चाहिए कंसर्न कि हमारी सिक्योरिटी की बात होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी बात आती है कि किसी तरीके से रिफॉर्म की, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारा जो देश है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलता है, और लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से लेकर के चलना है। और भारत के लिए लेसन सिर्फ इतना ही है कि यस अगेन हमको किसी भी मतलब XYZ बातों में नहीं आना है, और हमको कोशिश करना है कि ये जो यूनिटी है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसी यूनिटी के साथ में भारत जो है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये स्टेटस हमको बनाए रखना है शांति के साथ में, ताकि हम ये जो लोग हैं आपस में लड़ते रहे, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे अपने लोगों का विकास होना चाहिए, जिससे पूरे विश्व का भी विकास होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।